तो लिखवा रखा है कौन से जगत के रूप में जोड़ा था इसे? तीसरा। अगर आपसे पूछे कि ये जगत कौन सा है, विच किंगडम बे प्रोटिस्टा, तो आपने याद रखना है ये तीसरा जगत है। और इस जगत के पिता किन्हें कहा जाता है ये भी आपको पता है। वो आपके पास कौन है? ऑर्नेस्ट हैकल। ये एक जर्मन एनवायरमेंटल फिलोसफर था। उसने इस जगत की शुरुआत की है, उल्लेख किया है। पर्यावरण के बारे में जितना हैकल ने विश्लेषण से बताया है उतना किसी और ने नहीं बताया। अब प्रोटिस्टा को कहा गया जाता है द किंगडम ऑफ प्रिमिटिव फॉर्म। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आदिम स्वरूपों का साम्राज्य। कि किंगडम ऑफ प्रिमिटिव फॉर्म को कहते हैं आदिम स्वरूपों का साम्राज्य। इसका मतलब क्या है? आदिम का मतलब क्या होता है? जो पहले आए हैं, इनका मतलब ये होता है। प्रिमिटिव का मतलब प्राइमरी, सबसे पहले आने वाले जंतु, इसका मतलब ये होता है। आदिम समरूपों का साम्राज्य अगर पूछे किसे कहा जाता है, या क्वेश्चन यह है कि आदिम जंतुओं का साम्राज्य कौन सा? आदिम का मतलब ही क्या होता है? प्रिमिटिव, पहले। कि जो पहले जंतु आए हैं वो कौन से साम्राज्य के आए हैं? तो उत्तर क्या है तुम्हारे पास? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का मतलब होता है प्रथम। तो प्रोटिस्टा जो शब्द निकला है वो किससे निकला है? प्रोटिस्टोस। प्रोटिस्टोस शब्द से ही प्रोटिस्टा आया है। और अगर आपसे पूछे कि प्रोटिस्टा का मतलब ही क्या है, तो प्रोटिस्टा का मतलब ही क्या होता है? प्रिमिटिव। अब बात आती है कि इस जगत को किस के रूप में जोड़ा गया? तो थर्ड किंगडम था। हु इज द फादर ऑफ दिस किंगडम? बी द ऑर्नेस्ट हैकल। अब बात आती है कि इस साम्राज्य के अंदर जब बंटवारा किया गया तो कितने वर्गों में बांटा गया? 3। तीसरे को 3 में बांटा। 3 कौन कौन से आएंगे? पहले नंबर पे वो जीव आते हैं जो पौधे जैसे होते हैं। पौधे जैसे होते हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी कहा जाता है, फोटोसिंथेसाइजर। कि आपके पास प्रोटिस्टा जो हैं वो पौधे जैसे हों तो क्या कहलाएंगे? तो वो कहलाएंगे आपके फोटोसिंथेसाइजर। तो पौधे जैसे या पादप जैसे जो प्रोटिस्टा होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक। नंबर 2 आपके पास क्या आते हैं? अपघटनी। अपघटनी का मतलब होता है मृतोपजीवी, जिन्हें हम एक तरह से क्या कह सकते हैं? डिकम्पोजर। तो आपके पास इनको वास्तव में क्या कहा जाएगा? अपघटनी, डिकम्पोजर क्या कहलाते हैं? मेल कांस्टेबल में इनका क्वेश्चन आया हुआ था, इंपॉर्टेंट था, एचएससी कई बार पूछ चुकी है। स्लाइम मोल्ड के नाम से क्वेश्चन आता है ये कि स्लाइम मोल्ड क्या है? तो स्लाइम मोल्ड कैसे प्रोटिस्टा होते हैं? अपघटनी होते हैं। या क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन से प्रोटिस्टा अपघटनी है? तो उत्तर जहां मोल्ड वर्ड लिखा होता है, स्लाइम मोल्ड, वो यही होते हैं जिन्हें हम 9वीं कक्षा में अगर पढ़े तो कीचड़ के सांचे कहा जाता है, मड फॉर्म कहा जाता है, वो आपके अपघटनी होते हैं। इनको हम अगर पूछे किस रूप के होते हैं ये, तो ये कवक रूपी होते हैं, याद रखना। फंगी स्टाइल, फंगी फॉर्म, प्रोटिस्ट आर बी डिकम्पोजर। तीसरे जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोटोजोआ। इन्हें हम प्रोटोजोअन कहते हैं या प्रोटोजोआ कहते हैं। कि प्रोटोजोआ जो होते हैं ये आपके किस जैसे होते हैं? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एनिमल लाइक। एनिमल लाइक का मतलब होता है जंतु जैसे। कि जंतु जैसे प्रोटिस्टा जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? क्वेश्चन 3 बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है पौधे जैसे जो प्रोटिस्टा होते हैं वो कौन से होते हैं? प्रकाश संश्लेषी। तो इसके रूप में जो मुख्य रूप आता है वो कौन सा हो सकता है? तो आपने यहां जवाब में याद रखना है, या तो वर्ड हो सकता है कैल्प, कोमा, और या क्या हो सकती है? सेवाल। कि जो पादप जैसे प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा होते हैं वो क्या हो सकते हैं? या तो हो सकते हैं कैल्प और या क्या हो सकते हैं? सेवाल। कई बार क्वेश्चन आया है कि कैल्प क्या होते हैं?
कैल्प कहाँ पाए जाते हैं? तो कैल्प क्या होता है? शैवालों का झुंड ही होता है जो समुद्र में मिलता है। ठीक है, इनको कहते हैं क्या? सीवीड्स। सीवीड्स का मतलब क्या होता है? समुद्री घास या समुद्री खरपतवार। तो सीवीड्स के नाम से जानी जाती है कौन? आपकी कैल्प। दूसरे नंबर पे आपको बताया अपघटनी किस नाम से जाने जाएंगे? कवक रूपी, फंगिस्टाइल। और तीसरे होते हैं प्रोटोजोआ, किस जैसे होते हैं? जंतु जैसे। अब बात आएगी आगे चल के, उदाहरण भी पढ़ेंगे हम आगे। इसका उदाहरण लिख चुका हूं, कैल्प और क्या हो सकते हैं? शैवाल। वैसे एग्जाम्पल अगर जीवों का ले हम, जो प्रोटोजोआ होते हैं, तो 9वीं कक्षा में आपको साफ साफ शब्दों में एक शब्द लिखा मिलेगा, युगलेना। युगलेना लिखा मिलेगा। दूसरा आपको लिखा मिलेगा डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये आपके पास किस प्रकार के प्रोटिस्टा होते हैं? तो उत्तर क्या लिखना आपने? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। युगलेना, डाइनोफ्लैजिलेट्स, 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी उठाओगे वहां मिलेंगे तुम्हें। दूसरा आपके पास आ गया अपघटनी। अपघटनी में अगर उत्तर पूछे तो आपको अभी बताया है, एक ही क्वेश्चन याद रखना है, स्लाइम, और पीछे साथ में क्या लिखा मिलेगा? मोल्ड। तो स्लाइम, मोल्ड जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? अपघटनी प्रोटिस्टा होते हैं। रहेगी बात प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ 10वीं क्लास की किताब में और 9वीं क्लास की किताब में अच्छे से पढ़ गए हो। वैसे तो 7वीं से पढ़ना स्टार्ट कर दिया आपने इस प्रोटोजोआ का। एक नाम सुना होगा आपने, अमीबा। तो जो अमीबा होता है ये क्या चीज है? ये प्रोटोजोआ है। यही वो चीज है जो मनुष्य की उम्र कितनी कर सकता है? लाखों वर्ष कर सकता है। ठीक है, तो अमीबा खास चीज होती है, इसी को हम बर्बाद करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है प्रोटोजोआ में? पैरामीशियम। ये आपके पास। तीसरा लिख सकते हो प्लाज्मोडियम। तो ये आपके पास किस प्रकार के प्रोटिस्टा हैं? प्रोटोजोवन। इनके बारे में आपने कहां पढ़ा है? 9वीं में भी पढ़ा है, 10वीं में भी पढ़ा है, 7वीं में पढ़ा है, 8वीं में पढ़ा है। ठीक है, तो ये अमीबा खास है, इसके कारण रोग भी होते हैं। लेकिन रोग कब होते हैं? जब ये मरते हैं, जिंदा नहीं होते। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि अमीबा जो रोग कारक होते हैं कब होते हैं? जब इनकी खुद की फर्टिलिटी हो जाती है, खत्म हो जाती है कहानी। अब बात आती है सबसे पहले इन जीवों की कोशिकीय संरचना कैसी होती है, ये पढ़ना है कि कोशिकीय जो संरचना होती है उसमें आपने क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1 कि किस प्रकार के कोशिकीय जीव है। पहला क्वेश्चन यही आता है कि अगर पूछा जाए कि किस प्रकार के कोशिकीय जीव हैं, तो आपको जवाब देना है ये आपके एक कोशिकीय हैं। अधिकतर कैसे होते हैं ये? यूनिसेलुलर। आपसे पूछा जाएगा कि ज्यादातर प्रोटिस्टा पाए जाते हैं किस प्रकार की कोशिका में? तो एक कोशिका में पाए जाते हैं। बहुत ही कम चांसेस हैं कि इनकी बहुकोशिकीय हो, लेकिन बहुकोशिकीय कभी होते नहीं, कॉलोनी में मिलते हैं, ये झुंड में मिलते हैं, इसलिए इनको बहुकोशिकीय कह दिया जाता है। शूडो मल्टीसेलुलर होते हैं, रियल में ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। अब बात आए नंबर 2 कि कोशिका का प्रकार कौन सा होता है। आपसे अगर पूछे कोशिका प्रकार तो आप जवाब क्या दोगे? कोशिका प्रकार का मतलब क्या लिखवा रखा है कि ये आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं या यूकैरियोटिक होते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछे कि ये जो जीव हैं किस प्रकार के कोशिकीय होते हैं, तो कोशिका कौन सी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? ससीम केंद्री। हिंदी में जिसको क्या कहा जाएगा? ससीम केंद्री। ससीम केंद्री का मतलब होता है कि इनका केंद्रक झिल्ली से ढका होता है। इसका मतलब केंद्रक क्या रहता है? कोशिका द्रव्य में बंद होता है, यानी उसमें उसके डीएनए मौजूद होते हैं। फिर बात आती है नंबर 3 कि इनके ऊपर का जो कवच पाया जाता है वो होती है कोशिका भित्ति, यानी ये जीव कैसे होते हैं? कोशिका भित्ति वाले होते हैं। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये क्वेश्चन आए तो प्रोटीन, सेलुलोज, और तीसरी चीज आती है, ज्यादातर ये मिट्टी में मिलते हैं, तो मिट्टी में खास तौर पर जो तत्व पाया जाता है और जो चमकीला होता है वो कौन सा होता है? मिट्टी में खास तौर पर चमकशील कण सामने दिखते हैं, नंगी आंखों को, दीवार पे भी दिखते हैं। ये सीमेंट वाली दीवार है, इस पे भी वो चमकीले कण हमें नजर आते हैं। ये चमकीले कण क्या हैं? सिलिका, सिलिकॉन।
ठीक है, तो हमारे पास इनकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है प्रोटीन से, नंबर 2 सेलुलोज से, और तीसरी चीज आपने याद रखनी है क्या, सिलिका। क्वेश्चन आता है एक कि ऐसे प्रकाश संश्लेषी समुद्री जीव जो सिलिका के खोल में बंद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो आपके प्रोटिस्टा ही हैं, और वो प्रोटिस्टा आपके सेवाल और क्या होती है, कैल्प होती है। क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है, समझ से बाहर हो जाता है, कई बार हाई लेवल में आता है। आपने इतना याद रखना है इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो कोशिका भित्ति इनकी किससे बनी होती है, प्रोटीन से, सेलुलोज से, और किससे बनी होती है, सिलिका से मिलके बनी होती है। ठीक है, नंबर 4 क्वेश्चन आता है इनके राइबोसोम कौन से होते हैं। खास तौर पर इनमें जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो आपके कौन से हैं, मुख्य तौर पर एटीएस। इनके जो राइबोसोमल कंडीशन होती है प्रोटिस्टियन की वो कौन सी आएगी आपके पास है, एटीएस। और जो अससीम केंद्रीय होते हैं उनमें कौन से होती है, 70s। ठीक है, और जो हमारे अंदर या और क्या दूसरे जीवों में पाई जाती है वो 70 और कौन सी होती है, 80 दोनों होती है। तो ये इसके 4 मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर हैं, आपने याद रखने हैं। पहला याद रखना है कि इनकी कोशिकीय जीव के बारे में पूछा जाए तो ये कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर है। दूसरा पूछा जाए कोशिका कौन सी होती है, तो कोशिका 2 टाइप की होती है, प्रोकैरियोट और कौन सी होती है, यूकैरियोट। तो ये कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक, हिंदी में कहेंगे ससीम केंद्री। फिर क्वेश्चन आएगा कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, और फिर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा, राइबोसोमल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बात क्या आती है, इनके प्रकारों पे आती है। नंबर 1, जैसे आपने बंटवारा किया कि इसमें जो प्रोटिस्टा होते हैं पहले नंबर पे कौन से बंटवारे में आए थे आपके, प्रकाश संश्लेषी। ये कौन से होते हैं, प्रकाश संश्लेषी का मतलब होता है इनमें क्या पाया जाएगा, हरित लवक। हरित लवक किसके साथ होता है, क्वेश्चन आएगा कि इनका जो लवक पाया जाता है कि प्रोटिस्टा में, कि जो प्रोटिस्टा में हरित जो लवक होता है वो किसके साथ होता है, हरित लवक किसके साथ होता है, तो थाइलेकोइड सहित होता है। याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि इनका जो हरित लवक होता है वो किसके साथ होता है, थाइलेकोइड के साथ होता है। ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन कि इसमें उदाहरण पूछे जाएंगे, उदाहरण पे क्वेश्चन आएगा, उदाहरण देगा थोड़ी अगला, नाम से जाने जाते हैं। तो पहले नंबर पे जैसे मैंने पॉइंट लिखा, क्या लिखा, युगलिना। युगलिना की स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो यूं आपके पास क्या है, पूंछ शेप में यूं मिलेगी। अब युगलिना के ऊपर क्वेश्चन क्या क्या टैग होंगे, पहले नंबर का क्वेश्चन यह आता है कि युगलिना को किस नाम से पुकारा जाता है, इसे ग्रीन प्रोटोजोआ कहते हैं, हरा प्रोटोजोआ। पहला क्वेश्चन कि ग्रीन प्रोटोजोआ कौन सा है, हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है, तो वो आपका युगलिना को ही कहा जाता है। नंबर 2 आपके पास, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम निर्जीव और संजीव के बीच की कड़ी, या कह सकते हैं इत्रपोषी और विषमपोषी या समयपोषी के बीच की कड़ी। क्वेश्चन बड़ा खास है, हेटेरोट्रोप्स एंड ऑटोट्रोप्स कनेक्टिविटी। हेटेरोट्रोप्स एंड ऑटोट्रोप्स कनेक्टिविटी किसे कहा जाता है, कि इन दोनों के बीच की जो कड़ी होती है, कड़ी का मतलब होता है जो दोनों का काम करती है, कि जो प्रकाश की उपस्थिति में तो खुद भोजन बना सकती है, लेकिन अंधेरा हो गया तो दूसरों से भोजन ले लेती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कनेक्टिविटी, एक बीच की कड़ी कहा जाता है। किसके बीच की, विषमपोषी तथा समयपोषी के बीच की कड़ी। क्वेश्चन यही आता है कि विषमपोषी और समयपोषी के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो इन दोनों के बीच की कड़ी जो होती है, यानी बीच की कड़ी कनेक्टिविटी कौन सी है, युगलिना है। क्यों, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में भोजन खुद बना सकती है तो क्या कहलाएगी, समयपोषी। अंधेरा हो गया, अब भोजन नहीं बना सकता तो भोजन दूसरों से लेगा तो क्या हो गया, विषमपोषी। तो दोनों का काम करता है कौन आपके पास, युगलिना। अब क्वेश्चन आता है इसकी ये पूंछ क्या कहलाती है। युगलिना में भोजन ग्रहण करने वाला अंग और चलने वाला अंग ये है, ये आपका भोजन ग्रहण में भी काम देगा, भोजन ग्रहण में, और साथ में क्या आएगा, चलनशील। 2 बातें आएगी
कि युगलिना का भोजन ग्रहण और चलनशील जो अंग होता है, लोकोमोटरी एंड फूड एब्जॉर्बर ऑर्गेनेल ऑफ युगलिना, इसे क्या कहा जाता है? तो ये खास तौर पर मैंने दो शब्द लिखवाए हैं कि अगर सीधी लंबी पूंछ हो तो उसे फ्लैजिला बोलते हैं। फ्लैजिला को हिंदी में कहा जाता है कसाभिका। इसे क्या कहेंगे? कसाभी। या तो शब्द आएगा कसाभी और या पूरा शब्द आएगा क्या? कसाभिका। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? फ्लैजिला। तो आपसे पूछे कि युगलिना का चलने वाला अंग, भोजन ग्रहण करने वाला अंग क्या कहलाता है? उत्तर क्या देना आपने? कसाभी, कसाभिका, या वर्ड क्या आपका? फ्लैजिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके चलते? आपका युगलिना के चलते। दूसरा पार्ट, दूसरे नंबर पे क्या आती है? डाइनोफ्लैजिलेट्स। खास क्वेश्चन बनता है, बायोकेमिल्यूमिनेसिन, जैविक रसोंसदीप्ति किसे कहा जाता है? अगर ये किताब में कहीं पढ़ोगे कहीं नहीं मिलता, लेकिन क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड का है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। नंबर 2 जो क्वेश्चन बनता है, अभी लिखवाया है, वो बनेगा किसका? डाइनोफ्लैजिलेट्स का। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है ये आपके पास प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, पहले तो ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, इसे बोलते क्या है? इसे बोलते हैं जीव प्रदीप्ति भी कहा जाता है। जीव प्रदीप्ति किसे कहा जाता है? नंबर 1। या जैविक प्रदीप्ति किसे कहा जाता है? दोनों का आंसर क्या है? यही है, बायोल्यूमिनेसिन। बायोल्यूमिनेसिंस किसे कहा जाता है? इसी डाइनोफ्लैजिलेट्स को कहा जाता है। या आपसे पूछेगा जीव प्रदीप्ति, जैव प्रदीप्ति किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? डाइनोफ्लैजिलेट्स को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन आएगा वो और भी इंपॉर्टेंट आपके पास, जो एसएससी बहुत पूछती है, किस नाम से आता है? डाइएटम के नाम से आता है। कि डाइएटम क्या है? अब डाइएटम द्वि परमाणु है, ऑप्शन में ये मिलेगा। डाइएटम एक प्रकाश संश्लेषी जीव है, या पूछे यह एक जीवाणु है, या कह दे एक विषाणु है। अब डाइएटम शब्द का अगर हिंदी में अर्थ पड़े तो क्या द्वि परमाणु होता है? लेकिन नहीं, ये एक प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, याद रखो, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है पहले नंबर। और इसको क्या कहा जा सकता है? इसको उत्प्लावक बोलते हैं। जल उत्प्लावक का मतलब होता है फाइटोप्लैंक्टन। लिखवाया था मैंने, अगर याद हो, कि फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है किसको? डाइएटम को। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो प्रकाश की ओर चलता है, क्वेश्चन आता है प्रकाश की ओर अग्रसर या चलने वाले प्रोटिस्टा कौन से होते हैं? सबसे बढ़िया तो कौन से होते हैं? डाइएटम। प्रकाश की ओर क्वेश्चन आया हुआ है ये, कि प्रकाश की ओर अग्रसर, प्रकाश की ओर अग्रसर प्रोटिस्ट, प्रकाश की ओर जो अग्रसर प्रोटिस्ट होते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रकाश की ओर सुग्राही होते हैं। सुग्राही का मतलब होता है पनपते हैं, और वो क्या है? जल में बहुत ज्यादा पनपते हैं, भीड़ हो जाती है एक दिन में ही, ठीक है? तो वो क्या कहलाते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। हिंदी में कहते हैं उत्प्लावक। उत्प्लावक। उत्प्लावक क्या चीज होती है? पौधे हैं जो जल पर तैरते हैं, छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव जो झुंड बनाकर रहते हैं या पादप के रूप में होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? फाइटोप्लैंक्टन कहलाते हैं। और ये हमेशा किसकी ओर ज्यादा अग्रसर होते हैं? प्रकाश की ओर। तो प्रकाश की ओर अग्रसर प्रोटिस्ट कौन से होते हैं? डाइएटम। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा डाइएटम है? याद रखना आप, नेविकुलाल। कि नेविकुलाल नामक एक ऐसा डाइएटम है जो अपनी कॉलोनीज को, अपने झुंड को बहुत ज्यादा सक्रिय करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बंदे पैदा कर जाता है, जैसे उनको क्या मिलता है? सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है डाइएटम वाला। ये आता है डाइएटम का एक क्वेश्चन, तो प्रकाश की ओर अग्रसर प्रोटिस्ट। या पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से फाइटोप्लैंक्टन्स हैं? तो एल्गी, शैवाल। शैवाल में ही शब्द आता है क्या? डाइएटम एक कोशिकीय। और वैसे शैवाल ज्यादातर क्या होती है? बहुकोशिकीय। अब उसके बाद नंबर 4 आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है
कि लाल जवार, कि लाल जवार, लाल जवार का मतलब क्या है? पहले ये भी पता हो आपको इस लाल जवार शब्द का मतलब क्या है। इसे बोलते हैं रेड टाइड, लाल जवार भाटा, भाटे के लिए शब्द प्रयोग किया है इसने कि लाल जवार है, ये भी डाई एटमों से ही पैदा होता है। इसे कहते क्या हैं? रेड टाइड कहते हैं, याद कर लो। रेड टाइड, एक तो है रेड टाइड और एक है रेड सी, दो शब्द है। दोनों के दोनों आपके किसके कारण पैदा होते हैं? उत्तर याद रखना, उत्प्लावकों से पैदा होते हैं। कौन से उत्प्लावकों से पैदा होते हैं? शैवालों से। क्यों? उनका रंग कैसा होता है? लाल। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। लाल जवार रेड टाइड समंदर में पैदा होगी, किस प्रोटिस्ट से होती है? याद रखना कि किस प्रोटिस्ट से होती है ये। तो कौन सा ऐसा प्रोटिस्टा है जिससे आपकी समंदर में लाल जवार पैदा होती है? उसका नाम है गोनियोलैक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोनियोलैक्स नामक एक लाल प्रोटिस्ट है जिसके कारण समंदर में क्या पैदा होती है? लाल जवार भाटा पैदा होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, समंदर में उठने वाली लाल लहरें, रेड टाइड जो है वो कौन से उत्प्लावकों से पैदा होती है? उत्प्लावक शब्द अगर सीधा दे रखा है, उत्तर में पहला ऑप्शन क्या हो सकता है आपका? प्रोटिस्टा। अगर प्रोटिस्टा नहीं है तो उसका नाम पूछा जा सकता है, क्या नाम है उसका? गोनियोलैक्स। ठीक है, ये चार ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यूग्लिना, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाई एटम और एक याद रखना है रेड टाइड। ये भूलने नहीं है, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं कौन से? आपके अपघटनी। अपघटनी के लिए लिख लो डीकंपोजर। डीकंपोजर में क्या पूछा जाता है? अपघटनी का मतलब क्या हुआ? अपघटनी का मतलब क्या हो सकता है आपकी दिमाग की सोच के अनुसार? अपघटनी शब्द आप 5वीं 6वीं से पढ़ते आ रहे हो हिंदी के अंदर, एनसीईआरटी किताबों के अंदर। अपघटनी का मतलब इंग्लिश में होगा डीकंपोजर। डीकंपोजर का मतलब क्या है? डीकंपोज करना। डीकंपोज को क्या है, हम खेती से जोड़ के अगर पढ़ें उसका मतलब क्या है कि जो फसल के अवशेष बच जाते हैं वो क्या हो जाए में मिट्टी में मिलकर डीकंपोज होते हैं। इसका मतलब क्या होया? गलना सड़ना। ठीक है, और गलाने और सड़ाने वाली जो चीज होती है उसे वास्तव में क्या कहते हैं? मृतोपजीवी, सेप्रोफाइटिक टाइप होते हैं ये। यानी अपघटनी जो भी होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी का मतलब है कि वो किस पे आश्रित होते हैं? गली सड़ी चीजों पर। तो यानी जो गली सड़ी, जो आपकी गली सड़ी वस्तुओं पर निर्भर करे, जो आपके गली सड़ी वस्तुओं पर क्या करे? निर्भर करे, वो आपके क्या होते हैं? अपघटनी होते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आता है कि किसके समरूपी होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा होते हैं वो किस जैसे होते हैं? पौधों जैसे। वैसे मैंने अब थोड़ी देर पहले लिखवाया है, अपघटनी है ये किस जैसे होते हैं? कवक रूपी। कवक रूपी का मतलब होता है कवक जैसे होते हैं ये। पहला पॉइंट तो यही याद रखना है। नंबर 2 होते कौन कौन से हैं? 3 बातें आएंगी जो कवक जैसे होते हैं, यही क्वेश्चन उठता है। पहले नंबर पे आते हैं स्लाइम मोल्ड, कि स्लाइम मोल्ड्स। नंबर 2 पे आते हैं क्या? जल मोल्ड्स यानी वाटर मोल्ड्स। और तीसरे नंबर पे आते हैं डाउनी मिल्ड्यू। 3 आपके खास तौर पर ये। तीसरे नंबर पे आता है डाउनी मिल्ड्यू। आपने याद रखने हैं कि जो कवक रूपी होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? तो ये 3 हैं। पहले नंबर पे याद रखना है स्लाइम मोल्ड, दूसरे पे याद रखना है वाटर मोल्ड और तीसरे पे याद रखना है डाउनी मिल्ड्यू। इसमें क्वेश्चन जो बनता है इसका बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कीचड़ के सांचे। कीचड़ के सांचे किसे कहा जाता है? यानी मड फॉर्म ऑफ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। मड फॉर्म ऑफ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जो कीचड़ के सांचों के रूप में आदिम स्वरूपों का साम्राज्य जीव है वो कौन सा है? तो वो कौन सा होता है? स्लाइम मोल्ड होता है। यानी ये किस पे निर्भर करता है? कीचड़ पर निर्भर करता है कि कीचड़ को
पूरी तरह से गला सड़ा के मिट्टी में तब्दील कर देता है, वो प्रोटिस्टा कौन सा है? तो वो कौन सा होता है? स्लाइम मोल्ड। जलीय भागों में जीवों को गला सड़ा के या क्या है किसी अवशेष को गला सड़ा के मिट्टी बना देता है, वो क्या होते हैं? वाटर मोल्ड्स। और रह गया डाउनी मिल्ड्यू, ये पक्का आना चाहिए तुम्हें। डाउनी मिल्ड्यू सबसे ज्यादा क्या करता है? रोग पैदा करता है। जैसे क्या है, गेहूं में फंगस आना। अब गेहूं की जैसे पत्तियां क्या होती है, पूरी तरह से काली पड़ जाए, गेहूं की बाली है वो काली पड़ जाए, तो उसके पीछे का राज क्या होता है? डाउनी मिल्ड्यू होता है। ऐसे ही बाजरा आएगा, बाजरे में एक ग्रीन ईयर नाम का रोग होता है, जिससे बाजरे की सिट्टियों की क्या है, जो दाने होते हैं वहां राख सी भर जाती है। कभी खाए होंगे बाजरे की सिट्टी? खाई होगी। बाजरे की सिट्टी नहीं खाई तो अब आगे आने वाला टाइम में बताएगा, उसमें तोड़ के खा के देखना। जब बाजरे के दाने पकने वाले होंगे, अध कच्चे होंगे, यानी ना तो पूरे पके होंगे और ना ही पूरे कच्चे होंगे, बीच के होंगे, उस दौरान ये रोग अटैक करता है। उसे कहते हैं ग्रीन ईयर रोग। ग्रीन ईयर रोग का मतलब होता है बाजरी की सिट्टी में जो दाने होते हैं वो हरे हरे दिखते हैं, फुले हुए, और उनको जैसे ही खाते हैं तो उसमें क्या रखती है? भूरे रंग की राख। तो वो रोग किसके कारण होता है? डाउनी मिल्ड्यू डिजीज बोलते हैं, नाम उसका होता है ग्रीन ईयर। ये बाजरे का रोग है। वैसे गेहूं में आता है काली बाली रोग। अब जो चल रही है गेहूं, कहीं देखना आप, गेहूं की बाल बिल्कुल काली अगर नजर आ रही है तो वो एक तरह की डिजीज कौन सी है? डाउनी मिल्ड्यू है। ऐसे ही मिल्ड्यू डिजीज क्या है? खास तौर पर बाली या सिट्टी वाले पौधों में ही होता है, तो वो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज है। तो ये खास तौर पर किस तरह का फैक्टर होता है, किस तरह का कारक है? एक रोग कारक है। ये रोग कारक किसके लिए है? खास तौर पर पौधों के लिए। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आती है नंबर 3। नंबर 3 पे कौन से प्रोटिस्टा लिखे हैं आपने? प्रोटोजोआ। खास तो वही है। उसमें क्या आता है कि जो नंबर 3 वाले हैं प्रोटोजोआ, ये खास हैं। प्रोटोजोआ को कहा क्या जाता है? तो धरती के पहले जंतु किन्हें कहा जाता है? लिखवा रखा है मैंने कि धरती के पहले जंतु अगर कहीं भी पूछ ले आपसे तो उत्तर क्या दे के आना है? प्रोटोजोआ ही दे के आना है। ये धरती के पहले जंतु हैं कि धरातल के प्रथम जंतु। तो धरातल के जो प्रथम जंतु हैं वो आपके पास कौन से हैं? यानी अर्थ और टेरेसियल प्रिमिटिव एनिमल्स। तो धरती के पहले जो जंतु आते हैं वो कौन से आते हैं? प्रोटोजोआ आते हैं। इसमें सबसे पहला टैग क्या लगता है? इनकी जगह पूछी जाती है कि ये जगह कौन सी में रहते हैं, तो सबसे ज्यादा ये मिट्टी में रहते हैं। अभी इनका अगर वास स्थान पूछे प्रोटोजोआ का, तो एक ही पॉइंट याद रखना आपको, कौन सी जगह सबसे ज्यादा बैठे रहते हैं? ये मिट्टी में रहते हैं। तभी एक वर्ड मैंने लिखा था कि इनकी कोशिका भित्ति सर्वाधिक जो बनी होती है उसमें एक शब्द क्या लगाया था पीछे वाला? सिलिका। इसलिए मिट्टी से जुड़े होते हैं ये। अब बात आती है इसके उदाहरण की। उदाहरण में आपके पास है, एक तो आपने लिखा था किसको? अमीबा को। अमीबा बहुत जैसे हैं। दूसरा आपने लिखा था वर्ड कौन सा? पैरामीशियम। तो पैरामीशियम का क्वेश्चन आता है, वो आपने याद रखना है। चप्पल कहाँ पहनते हैं अपन? पैर में। तो इसको चप्पल जंतु कहा जाता है, स्लीपर एनिमल कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि चप्पल जंतु किसे कहा जाता है? चप्पल जंतु किसे कहा जाता है? यानी इंग्लिश में बोले तो स्लीपर एनिमल। तो जो स्लीपर एनिमल होता है वो आपके पास कौन सा जीव होता है? वो आपका पैरामीशियम होता है। खास क्वेश्चन है। डाइसेंट्री होना, डायरिया होना और पायरिया होना, ये आपके रोग किसके कारण होते हैं? सारे के सारे अमीबा। ठीक है, खास क्वेश्चन है कि अमीबा सबसे आदिम जंतु कहा जाता है। याद कर लेना कि सबसे आदिम जंतु क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे आदिम जंतु किसे कहा जाता है। अब देखो, सबसे आदिम जीव अगर बोल दे तो उत्तर बदल जाएगा। ये सिर्फ शब्द कब तक काम कर रहा है? जंतु तक ही। अगर मैं यहां शब्द लिख देता कि सबसे आदिम जीव अगर पूछ लेता तो उत्तर क्या बन जाता? फिर आपका अमीबा नहीं है, फिर आर्की बैक्टीरिया शब्द याद रखना है। बता रखा है कि सबसे पुरातन जीवित जो जीवाश्म कहे जाते हैं वो किन्हें कहा जाता है? आर्की बैक्टीरिया को। ऐसे ही शब्द आते हैं जो टैग होते हैं एग्जाम में। अब देखो, सबसे आदिम जंतु कहे तो उत्तर तुम्हारा क्या है? प्रोटोजोआ हो सकता है, अमीबा हो सकता है। इसके अलावा अगर सबसे आदिम जीव शब्द हो तो उत्तर क्या याद रखना है?
आर्की बैक्टीरिया याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक शब्द आता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम भी आएगा। एक शब्द आएगा लिस्मेनिया डोनोवानी, लिस्मेनी डोनोवानी। ये सारे के सारे क्या हैं, जीव हैं। ये दो वैज्ञानिकों के नाम पे नाम रखा हुआ है। प्लाज्मोडियम भी क्या है, एक खास है, पैरामीशियम के रूप है ये। पैरामीशियम को आपने टैग देना है किसके नाम से, जंतु चप्पल के नाम से। और उसी का ही क्वेश्चन आता है विच बी द स्लीपर एनिमल, यानी चप्पल जंतु किसे कहा जाता है। तो सीधा सा क्वेश्चन बनता है चप्पल कहां पैदी जाती है, पैर में। पैर में शब्द पैर ही है पहला ही, तो पैरामीशियम, ठीक है। अगर पूछे आदिम, आदिम में क्या आएगा, ए में क्या आपका अमीबा। तो पहला आदिम जंतु कौन होता है आपका, अमीबा। बाकी ये सारे के सारे क्या है, रोग फैक्टर हैं, यानी कारक कैसे हैं, रोग वाले हैं। अब बात आएगी हमारे पास कि जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम का क्वेश्चन आता है कि पैरामीशियम में चलनशील और भोजन ग्रहण करने वाला अंग कौन सा होता है। कि आपके पास पैरामीशियम में चलनशील और भोजन ग्रहण करने वाला अंग, ये सिंपली क्या है, इन पे क्या पाई जाती है, सीलिया। सीलिया का मतलब क्या बता रखा आपको, सीलिया, सीलिया का मतलब क्या आपके पास, पक्षमाभी, यानी इनमें पक्षमाभियां पाई जाती है। चाहे तो आए याद कर लो पैरामीशियम, चाहे आए प्लाज्मोडियम, दोनों में ज्यादातर जो चलनशील और भोजन ग्रहण करने वाला अंग पूछा जाए तो आपने क्या याद रखना है, पक्षमाभ, पक्षमाभी, या क्या होती है, सीलिया, ठीक है, ये याद रखना है। अब बात आती है हमारे पास कि जो इनके मुख्य तौर पर जो रोग कारक है वो कौन कौन से हैं। रोग कारक के रूप में जब पढ़ते हैं तो इनमें से किसके कारण कौन सा रोग होता है, ठीक है। एक बीच में पहले पॉइंट और बता देता हूं, इसे काट दो, रोग कारक छोड़ दो एक बार। प्रकाश संश्लेषण पे लेके चलता हूं पीछे। हाँ, यहीं पे बता देते हैं कैल्प, आगे याद कर लो, लिख लो कि कैल्प किसकी सुरक्षा करता है। कि जो मैंने एक कैल्प शब्द लिखा था, कैल्प, कैल्प जो हैं ये सुरक्षा करते हैं किसकी, कैल्प है क्या, प्रोटिस्टा। क्वेश्चन आएगा कि कैल्प बी द सेफर गार्ड फॉर विच ऑर्गेनिज्म इन द सी एंड फ्रॉम whom, यानी किसके लिए तो बॉडीगार्ड का काम करते हैं और किस से बचाते हैं, दो बातें हैं। तो यानी सुरक्षा गार्ड का काम करते हैं जो कैल्प है, वो किसके लिए, तो आपने याद रखना है शब्द ऊद बिलाव। ये ऊद बिलाव क्या होता है, इसे बोलते हैं ओटर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि जो आपके पास कैल्प है, ये सुरक्षा गार्ड का काम समंदर में किसके लिए करता है, तो ऊद बिलाव को बचाता है, ओटर्स को बचाता है। अब बात आती है किस से, तो आपने याद रखना इकाइनोडर्मेटा से। तो किस से बचाता है, तो आपने जवाब देना है इकाइनोडर्मेटा। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है कि ऊद बिलाव को सुरक्षा प्रदान करने वाला जंतु जगत कौन सा है, ये क्वेश्चन आता है। तो अब आपको पता है कि कैल्प किस में पढ़ रहे हो आप, प्रोटिस्टा, तो वो आपका जंतु जगत कौन सा है, प्रोटिस्टा है। उस प्रोटिस्टा में कौन सहायता दे रहा है, कैल्प। तो कैल्प किसको बचा रहे हैं, ऊद बिलाव ओटर्स को। किस जंतु संघ से बचा रहे हैं, इकाइनोडर्मेटा से बचा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है इनके रोग कारक की। अब पढ़ेंगे हम रोग कारक। रोग में आपके पास रोग कारक का मतलब होता है जो एक तरह से किसका काम करेंगे, परजीवी का, पैरासिटिक। अब पैरासिटिक में जो जो नाम लिखे आपने थोड़ी देर पहले लिख के आया हूं, अमीबा भी था, पैरामीशियम भी था, प्लाज्मोडियम भी था, और अपने पास कौन सा था लास्ट में, लिस्मेनिया डोनोवानी। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है मलेरिया, कि मलेरिया किस के कारण होता है,
तो इसके दो जवाब बनते हैं और दो ही क्वेश्चन बनते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन ये बनता है, मलेरिया किस कीट के काटने से होता है? मलेरिया जो है वो किस सूक्ष्म जीवी से होता है? पहला क्वेश्चन। तो आपसे यही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म मलेरिया डिजीज बी इंजेक्टेड टू ह्यूमन बॉडी, कि जो मलेरिया रोग है मानव शरीर में एक तरह से फैल जाता है किस सूक्ष्म जीवी के कारण? तो क्या क्या जवाब हो सकते हैं आपके? मलेरिया किससे होता है? अभी होगा ना, ठीक है। तो आपका जवाब ये गलत है, मच्छरों से, क्योंकि मैंने शब्द क्या लिख रखा है? सूक्ष्म जीवी। मच्छर सूक्ष्म जीवी थोड़ी है, नंगी आंख से दिखता है, तो वो तो कीट है। अब बात कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यही फंसते हैं हम। तो इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पहले तो आपने याद रखना है ये सूक्ष्म जीवी किस में बैठे होते हैं? प्रोटिस्टा में। और प्रोटिस्टा में कहां बैठे होते हैं? प्रोटोजोआ में। कौन से प्रोटोजोआ होते हैं ये आपने याद रखना है? प्लाज्मोडियम। कि मम्मी मुझे भी ले जा प्लीज, तो क्या आएगा? प्लाज्मोडियम। कि मलेरिया जो है कौन से सूक्ष्म जीवी से होता है? तो प्लाज्मोडियम से होता है। दूसरा पॉइंट, किस कीट के कारण होता है? किस कीट के काटने से होता है? तो आपका जवाब क्या है? तो आप क्या लिखोगे? किस कीट के काटने के कारण? तो आपके पास जवाब है मच्छर। और कौन सा मच्छर? मादा एनाफिलीज, ठीक है, क्यूलेक्स, ठीक है। इन टाइप के मच्छरों के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। तो अगर शब्द आए कीट तो बनता है मच्छर, मादा एनाफिलीज। और अगर क्वेश्चन किसका पूछ रखा है? सूक्ष्म जीवी का, तो उत्तर क्या है तुम्हारा? या तो प्लाज्मोडियम या शब्द क्या है? प्रोटोजोआ, ठीक है। दोनों याद रखने हैं। नंबर 2, अब जो रोग है दुनिया में जो फेमस है काफी, कालाजार, बहुत तगड़ा रोग है ये कालाजार। कालाजार को वैसे क्या क्या कहा जाता है ये आप लिख लेना। इसे ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। नंबर 1, काला बुखार, ठीक है, ब्लैक फीवर, काले बुखार के नाम से जाना जाता है, काला बुखार। नंबर 2, इसी को ही हम क्या कहते हैं? लिस्मेनियासिस। लिस्मेनियासिस, लिस्मेनियासिस किसे कहा जाता है? इसी को ही कहा जाता है। तीसरा आप याद रखें, लिस्मेनिया इन्फेक्शन। लिस्मेनिया इन्फेक्शन किसे कहा जाता है? इसी को ही कहा जाता है। तमिलनाडु की तमिल भाषा में इसे डुमडुम या डमडम कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि डुमडुम या डमडम फीवर कौन सा होता है? तो डुमडुम जो बुखार है या फीवर है वो भी आपके पास इसी को ही कहते हैं। एक नाम और आता है इसका, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लैक सिकनेस भी बोलते हैं। तो ये इसके नाम है कालाजार के। कालाजार होता किसके कारण है? कि दुनिया में क्या है, अंधेरा ही छाया रहेगा। कब? जब लाशें बिछ जाएगी, तो लिस्मेनिया। और लाशें कौन बिछा सकता है? डॉन, तो डोनोवानी। तो लिस्मेनिया डोनोवानी पैरामीशियम से ये रोग होता है। क्वेश्चन आएगा कि किस सूक्ष्म जीवी से होता है? 2 बंदे हैं इसमें। ये दोनों बंदों ने जब खोज करी 1901 और 1903 में, तब इन सूक्ष्म जीवियों का नाम इन्हीं से जोड़कर रख दिया लिस्मेनिया, और क्या रख दिया? डोनोवानी। 2 बंदे हैं, बुग लिस्मेनिया और कॉल क्या है? डोनोवानी। तो आपके पास लिस्मेनिया और डोनोवानी। तो लिस्मेनिया ने खोज कहाँ करी थी? क्वेश्चन आएगा कि लिस्मेनिया जो बंदा था इसने इसकी खोज कहाँ करी? और दूसरा शब्द है डोनोवानी ने इसकी खोज कहाँ करी? दोनों। तो लिस्मेनिया जो बंदा है इसने ब्रिटेन में करी है। रह गया कौन अपने पास? डोनोवानी, इसने भारत में करी है। और भारत में कहाँ करी है ये भी आप याद रखें। जो आज चेन्नई है वो किस नाम से जाना जाता था? मद्रास। तो क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है कि कौन से सूक्ष्म जीवी से होता है, पहले तो ये याद रखना, लिस्मेनिया डोनोवानी से होता है। अगर बात है लिस्मेनिया डोनोवानी क्या है, तो ये 2 वैज्ञानिकों के नाम हैं।
जिसके नाम पे एक सूक्ष्म जीवी का नाम रखा गया, जो आपका पैरामीशियम है, प्रोटोजोआ है। तो कौन सी बीमारी होती है जिससे, बहुत ही खतरनाक बीमारी है कालाजार। तो कालाजार कौन से क्षेत्र के लोगों में ज्यादा होती है? तो कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया का मतलब क्या होता है? समुद्री इलाका। कि कोस्टल एरिया का मतलब होता है समुद्री इलाका। तो समुद्र के हिस्सों में जो एक जानलेवा बीमारी है, खास तौर पर प्रोटोजोआ से जो होती है, उसका नाम क्या है? कालाजार। अब बात आएगी कि कालाजार किस सूक्ष्म जीवी से होता है, तो उत्तर क्या? लिस्मेनिया डोनोवानी, एक पैरामीशियम है। दूसरा याद रखना, किस कीट के काटने से होता है? हाँ, किस कीट से फैलता है? कि ये जो संक्रमण है ये किस कीट से फैलता है? तो ये किस कीट से फैलता है? सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। कि जो सैंड फ्लाई है, ये आपके पास जो बालू मक्खी है, इसके कारण ये संक्रमण सबसे ज्यादा फैलता है। अब बात आएगी हमारे पास कि इसका इलाज या इसका सुई या इसका टिक्का क्या है, तो इसका आखिरी इलाज माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेल कांस्टेबल के पेपर उठा के देखना, दोनों क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, कि कालाजार होता किससे है, यानी किस सूक्ष्म जीवी से होता है, दूसरा किस कीट से होता है, और तीसरा आता है इसका इलाज क्या है। तो इसकी जो सुई है वो कौन सी है? हाँ, एंटीमनी कोलाइडी विलियन। कि एंटीमनी कोलाइडी जो विलियन की सुई होती है उसका प्रयोग किया जाता है। तो एंटीमनी कोलाइडी विलियन की सुई का प्रयोग किया जाता है किस बीमारी के लिए? कालाजार के लिए। कि जो ब्लैक फीवर है, ब्लैक सिकनेस है, लिस्मेनियासिस है, लिस्मेनिया इन्फेक्शन है, और डुमडुम फीवर है, इन सब का जो इलाज करती है वो कौन करती है? एंटीमनी कोलाइडी सॉल्व करता है। तो मैंने तुम्हें कहा था 2 तो पक्के याद रखने हैं जो खतरनाक बीमारियों को हराती है। एक तो टेटनस, टेटनस को हराने वाली सुई कौन सी थी? टेटनस था लो, तो लो का जवाब कौन देगा? सोना। ठीक है, तो सोने का कोलाइडी विलियन किसका इलाज करता है? टेटनस का। दूसरा याद रखना है आपको, कालाजार। कालाजार का इलाज कौन सी सुई करती है? तो कौन सी सुई करती है? एंटीमनी कोलाइडी सॉल्व करती है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। सूक्ष्म जीवी वर्ड, और दूसरा क्या वर्ड याद रखना है? कीट। ये हमें नहीं भूलना। विच इंसेक्टा ड्यू टू विच इट हैव टू बी इंजेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी। तो यानी किस कीट के कारण ये मनुष्य शरीर में फैला दिया जाता है? तो उत्तर क्या है? सैंड फ्लाई। बाय विच ऑर्गेनिज्म? तो उत्तर क्या है? लिस्मेनिया डोनोवानी। ठीक है, ये लो आज के लिए इतना है।